नमस्कार सभी को। एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको भ्रूण यानी एम्ब्रियो के माध्यम से यह प्रस्तुत करूंगा कि वास्तव में एम्ब्रियो भी एक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि जो इवोल्यूशन हुआ है वह इवोल्यूशन सीक्वेंसली सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हुआ है। तो एक हैकल साइंटिस्ट थे। हैकल साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया था जिस लॉ को बायोजेनेटिक लॉ के नाम से जाना जाता था। इन्हीं की थ्योरी को रिकैप्चुलेशन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो बायोजेनेटिक लॉ क्या कहता है ये आप देखें। देखिए, बायोजेनेटिक लॉ सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए दिया किसने था। अर्नस्ट हैकल ने मुख्य रूप से दिया था। ठीक है, इन्होंने मुख्य रूप से व्यक्तिवृत्ति जातिवृत्ति की पुनरावृत्ति करता है। व्यक्तिवृत्ति जातिवृत्ति की पुनरावृत्ति करता है, ये कहा था। व्यक्तिवृत्ति जातिवृत्ति की मुख्य रूप से क्या करता है, पुनरावृत्ति करता है। अर्थात ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी, ये मुख्य रूप से हैकल का वक्तव्य था। ये हैकल का क्या था, वक्तव्य था। तो ऑन्टोजेनी मुख्य रूप से क्या करता है, ऑन्टोजेनी का मतलब क्या होता है, तो ये सबसे ऑन्टोजेनी यानी व्यक्तिवृत्ति, फाइलोजेनी यानी जातिवृत्ति। फाइलोजेनी का मतलब क्या, जातिवृत्ति है। तो देखिए, ऑन्टोजेनी से क्या तात्पर्य है कि यह इंडिविजुअल लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनिज्म। क्या, यानी कि मुख्य रूप से क्या आता है, इसमें एक व्यक्तिगत मुख्य रूप से ऑर्गेनिज्म की लाइफ हिस्ट्री आती है। व्यक्तिगत, जैसे कि मैं हूं तो मेरी लाइफ हिस्ट्री क्या है, वह मुख्य रूप से जो है वह क्या कहलाती है, ऑन्टोजेनी कहलाती है। वह क्या कहलाती है, ऑन्टोजेनी कहलाती है। रिकैप्चुलेट्स का मतलब क्या होता है, रिपीट्स। क्या मतलब होता है, रिपीट्स मतलब होता है यानी कि पुनरावृत्ति। और फाइलोजेनी का मुख्य रूप से तात्पर्य क्या होता है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ evolutionary history of ancestor to present species। क्लियर लिख दिया कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या कहलाती है, फाइलोजेनी कहलाती है। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या कहलाती है, फाइलोजेनी मुख्य रूप से कहलाती है। अब ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ कि जो प्रेजेंट टाइम की स्पीसीज है उनके पूर्वजों का मुख्य रूप से अध्ययन, क्या पूर्वजों का जो इतिहास है वहां उस एंसेस्टर से लेकर अभी प्रेजेंट टाइम की जो स्पीसीज है उसका किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ, उसकी जो हिस्ट्री है वह हिस्ट्री मुख्य रूप से क्या कहलाती है, फाइलोजेनी के नाम से मुख्य रूप से इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, फाइलोजेनी के नाम से जाना जाता है। और किसी व्यक्तिगत प्रेजेंट टाइम की जो व्यक्तिगत स्पीसीज है, कोई ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो लाइफ हिस्ट्री है वह मुख्य रूप से क्या कहलाती है, ऑन्टोजेनी कहलाती है। तो वही शब्द मुख्य रूप से इससे यदि आप चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, ऑन्टोजेनी
रिपीट्स फाइलोजेनी, तो यह भी मुख्य रूप से किसी किसी बुक में मुख्य रूप से लिखा हुआ है। यदि वैसे तो इन्होंने जो कहा था वह एंटोजेनी रिकैप्चुलेट्स फाइलोजेनी कहा था, लेकिन रिकैप्चुलेट्स का मीनिंग जो निकलता है वह रिपीट्स निकलता है, तो ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी भी लिखा हो तो वह भी सही माना जाता है। इस आधार पर मुख्य रूप से इस थ्योरी को रिकैप्चुलेशन थ्योरी कहा गया। इस रिकैप्चुलेशन थ्योरी से यानी कि मुख्य रूप से सीधे सीधे मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं कि क्या सेंस निकला अंश हीकल की बातों का। अंश हीकल का मुख्य रूप से यह कहना था कि जीव के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सभी अवस्थाएं आती हैं, जीव के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सभी अवस्था आती है जिससे उस जीव का विकास हुआ है। यानी उस जीव का विकास से मतलब है कि एम्ब्रियो से लेके एडल्ट तक के मुख्य रूप से सभी के सभी लक्षण मुख्य रूप से एम्ब्रियोस में आते हैं, सभी के सभी लक्षण प्रेजेंट टाइम की एम्ब्रियो में आते हैं। ऐसा मुख्य रूप से किसका मानना था? अंश हैकल का मानना था। एक बार फिर से सुन लीजिए, जीव के भ्रूणीय विकास में सभी अवस्थाएं आती हैं जिससे उस जीव का विकास हुआ है, उस जीव का विकास हुआ, यानी कि सीधे सीधे क्या कहा जाए, मतलब इसकी दूसरी भाषा में मैं इनको मुख्य रूप से लिखे देता हूं। इनका जो मानना था हैकल साइंटिस्ट का मानना क्या था? जीव अपने भ्रूणीय जीवन मतलब एम्ब्रियो लाइफ, भ्रूणीय जीवन में पूर्वजों के वयस्क लक्षणों को व्यक्त करता है। क्या करता है? जीव अपने भ्रूणीय जीवन यानी एम्ब्रियो लाइफ में पूर्वजों के वयस्क लक्षण व्यक्त करता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जीव के भ्रूणीय विकास में सभी अवस्थाएं आती हैं जिससे उस जीव का विकास हुआ है। यानी कि मेरा विकास हुआ है तो मेरे जो एंसेस्टर थे उस एंसेस्टर के एम्ब्रियो लेवल की तो अवस्थाएं आएंगी, लेकिन एडल्ट में जो लक्षण पाए जाते तो वह लक्षण भी मुख्य रूप से आएंगे। यह मुख्य रूप से इनके पूर्वज मतलब इनका जो सिद्धांत था वह रिकैप्चुलेशन थ्योरी ये शो करता है। लेकिन वॉन वेयर साइंटिस्ट जो थे, वॉन वेयर साइंटिस्ट ने मुख्य रूप से इनके इस थ्योरी को मुख्य रूप से अमान्य कर दिया। तो वॉन वेयर ने मुख्य रूप से कैसे किया था? मतलब कैंसिल इस इनकी ये जो थ्योरी थी इसके अगेंस्ट में मुख्य रूप से वॉन वेयर जो थे, कौन से साइंटिस्ट? अमान्य। तो ये मुख्य रूप से क्या कहते थे? जीव, रेड कलर से लिखूं थोड़ा सा यार, चलिए, जीव अपने भ्रूणीय जीवन ब्रैकेट में वही एम्ब्रियो लाइफ, भ्रूणीय जीवन में एंसेस्टर के एम्ब्रियो के लक्षण व्यक्त करता है, एम्ब्रियो के लक्षण व्यक्त करता है। इसी को मुख्य रूप से वॉन वेयर का लॉ कहा गया। इसी को मुख्य रूप से क्या कहा गया? वॉन वेयर का मुख्य रूप से लॉ कहा गया। क्या वॉन वेयर का लॉ मुख्य रूप से इसी चीज को कहा गया?
तो अब इनको विभिन्न एग्जाम्पल के माध्यम से ये जो बातें कह रहे हैं किस प्रकार से शो करते, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपको एक डायग्राम दिखाने जा रहा हूं और उस डायग्राम में मैं आपको 6 एम्ब्रियो अर्ली स्टेज से लेकर लास्ट स्टेज तक व्यक्त करूंगा और आप देखना कि अर्ली स्टेज में क्या आप उन एम्ब्रियो को पहचान सकते हैं। जैसे जैसे उनका समय बढ़ता जाएगा यानी डेवलपमेंट का टाइम पीरियड अधिक होता जाएगा वैसे वैसे आप थोड़ा थोड़ा पहचानने लगेंगे और लास्ट स्टेज में बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन करने लगते हैं। लेकिन अर्ली जो स्टेज है उन अर्ली स्टेज में मुख्य रूप से उनको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले मुख्य रूप से आप इसकी क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बताना चाहता हूं कुछ एग्जांपल के माध्यम से। ऑल वर्टिब्रेट्स कॉमन एंसेस्टर, यानी इससे मुख्य रूप से ये सिद्ध होता है कि सभी जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके कॉमन एंसेस्टर हैं। जैसे बैक फ्लो जाए, आपका जो ह्यूमन है यानी मैमल्स जो है, मैमल्स का जो डेवलपमेंट हुआ वह रेप्टाइल से हुआ, रेप्टाइल्स का जो डेवलपमेंट हुआ वह किससे हुआ, एम्फीबियन से हुआ, और एम्फीबियंस का जब डेवलपमेंट हुआ वो किससे हुआ, फिश से हुआ। तो क्या कहने का तात्पर्य, इससे क्या मतलब आप शो करना चाह रहे हैं, यानी कि मतलब ये हुआ कि सभी के जो एंसेस्टर हैं वह कैसे हैं, कॉमन है। वह मुख्य रूप से आप अभी इस डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। तो देखिए डायग्राम, देखिए डायग्राम की फर्स्ट लाइन को आप देखते हैं तो ये अर्ली स्टेज के एम्ब्रियो दर्शाए जा रहे हैं। अर्ली स्टेज के एम्ब्रियो को आप देखते हैं तो ये नहीं पता कर सकते हैं कि ये एम्ब्रियो किस एनिमल का है। मैंने अभी नीचे की लाइन को छुपा रखा है जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये एम्ब्रियो किस एनिमल के हैं। आप क्या तुलना करके बता सकते हैं कि अपना एम्ब्रियो कौन सा है, अपना एम्ब्रियो कौन सा है। तो वास्तव में इन एम्ब्रियो को देखते हैं तो ये नहीं समझ सकते कि कौन सा एनिमल किस जंतु का है, अर्थात आप और हम लोग सही आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते कि कौन सा एम्ब्रियो किस एनिमल का है। तो ये एम्ब्रियो की अर्ली स्टेज यह शो करती है कि वास्तव में एम्ब्रियो एक एविडेंस के बहुत अच्छे प्रमाण हैं। इन एम्ब्रियो की कंपैरेटिव स्टडी करने पर पता चलता है कि मानव का जो विकास, ह्यूमन का जो डेवलपमेंट हुआ है वह फिश से हुआ है, वह फिश से हुआ है। जिस प्रकार से आपके सामने ये 6 डायग्राम दिए हैं, इन 6 डायग्राम के आप कंपैरेटिव स्टडी करें तो देखें, पहला जो डायग्राम है यह डायग्राम टॉर्टोइस का है, दूसरा जो डायग्राम है वह सैलामेंडर का है, और तीसरा जो डायग्राम है वह रैबिट का है, जबकि चौथा जो डायग्राम है वह फिश का है, और पांचवा जो डायग्राम है वह बर्ड का है, और छठवां डायग्राम जो है वह मैन का है, अर्थात अपना है। तो अर्ली स्टेज के एम्ब्रियो में आप और हम लोग बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते कि कौन सा एम्ब्रियो किस एनिमल का है। जब उसकी आप सेकेंड लाइन में जाते हैं तो सेकेंड लाइन से थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है, बट कन्फर्म आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते कि कौन सा एम्ब्रियो किस एनिमल का है। जब बिल्कुल लास्ट स्टेज में जाते हैं, जो मैं डायग्राम नीचे लेकर आ रहा हूं, तब आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि यह एम्ब्रियो इस एनिमल का है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब नाम नीचे लिखे हुए हैं एम्ब्रियो के नीचे, तो फर्स्ट नंबर का वह टॉर्टोइस का है, सेकेंड नंबर जो है वह मुख्य रूप से सैलामेंडर यानी एम्फीबियंस का है, थर्ड नंबर या रैबिट यानी मैमल्स का है, और फोर्थ नंबर का जो है वह फिश है, जिसे अब आप शेप के आधार पर मुख्य रूप से क्लियर देख सक रहे हैं कि यह फिश है। और पांचवें नंबर पर जो बर्ड एविस क्लास का है, और जो छठवें नंबर पर दिया हुआ है वह मैन का है, अर्थात रैबिट और मैन मैमल्स में आते हैं, टॉर्टोइस रेप्टाइल्स के अंतर्गत आता है, और सैलामेंडर एम्फीबियंस के अंतर्गत आता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वास्तव में जो इवोल्यूशन हुआ है वह क्रमबद्ध तरीके से सीक्वेंस से इवोल्यूशन हुआ है, अर्थात सबसे पहले इस पृथ्वी पर कॉर्डेट्स में फिश आए, देन सैलामेंडर जैसे एम्फीबियंस आए,
और उसके बाद मुख्य रूप से रेप्टाइल्स का उद्भव हुआ, यानी रेप्टाइल्स का डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ। उसके बाद मुख्य रूप से वर्ल्ड यानी एविस का हुआ और रेप्टाइल्स से ही ह्यूमन का हुआ, जिसमें आपके रैबिट और मेंस के डायग्राम एम्ब्रियो लेवल के दिखाई दे रहे हैं। तो इन डायग्राम के तुलनात्मक कंपैरेटिव स्टडी से आप और हम लोग क्लियर ये कर सकते हैं कि वास्तव में जो डेवलपमेंट इवोल्यूशन हुआ है वह मुख्य रूप से निश्चित तौर पर एक एम्ब्रियो दूसरे एम्ब्रियो से कनेक्ट है, दूसरा एम्ब्रियो उससे पहले एम्ब्रियो से कनेक्ट है और पहला एम्ब्रियो उससे पहले एम्ब्रियो से कनेक्ट है। तो यह मुख्य रूप से डायग्राम के माध्यम से आप और हम लोग निश्चित कर सकते हैं इन एम्ब्रियो के कि वास्तव में विकास एक सरल से जटिल की ओर सीक्वेंस में हुआ है। तो आपने डायग्राम देखा, डायग्राम के माध्यम से क्या महसूस किया? आपने डायग्राम की जो स्टडी की, उस डायग्राम की स्टडी में आपने ये देखा कि जो 3 लाइन दिखाई गई, कितनी लाइन दिखाई गई थी? एम्ब्रियो की 3 लाइन दिखाई गई थी। 3 लाइन में जो फर्स्ट लाइन जो अपर थी वह मुख्य रूप से किसकी थी? अर्ली स्टेज की। फिर जो थी उसके बाद की स्टेज की, फिर वो जो थी वो थर्ड स्टेज थी। थर्ड स्टेज में आपने बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि ये मुख्य रूप से किन किन के एम्ब्रियो फीमेल यूटेरस में डेवलप हो रहे हैं। जैसे कि मुख्य रूप से आपका मैं बताऊं कि जो आपको 6 बताए थे, एक फिशिस का बताया था, दूसरा जो सैलेमेंडर था वह सैलेमेंडर एम्फीबियंस के अंतर्गत आता है। फिर बताया था कि आपका टॉर्टोइस का बताया था, ये टॉर्टोइस किसके अंतर्गत आता है? रेप्टाइल्स के अंतर्गत आता है। फिर एविस का बताया था, क्या एविस का बताया था? पक्षी का मतलब वर्ष का जो बताया था। फिर जो 2 बताए थे, एक रैबिट का बताया था, एक मुख्य रूप से मैन का बताया था। तो ये रैबिट और मैन दोनों ही मुख्य रूप से किसके अंदर आते हैं? दोनों के दोनों ही मुख्य रूप से मैमल्स के अंदर आते हैं। तो आपने अर्ली स्टेज में देखा कि इनको नहीं पहचान पा रहे थे, लेकिन फिर सेकेंड स्टेज आई डेवलपमेंट की, उसमें थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन हुआ, थोड़ा सा आप कह सकते थे ये हो सकता है, लेकिन यू आर नॉट कंफर्म क्या। और जैसे फिर लास्ट स्टेज जो आई डेवलपमेंट की, उसमें आप 100% श्योर हो गए कि ये फलाने एनिमल का एम्ब्रियो है। तो इससे क्या शो हो रहा था कि वास्तव में मुख्य रूप से जो डेवलपमेंट हुआ, जो इवोल्यूशन हुआ, वो इवोल्यूशन के दौरान जो एंसिस्टर जो थे उनके सभी वर्टिब्रेट्स के मुख्य रूप से एंसिस्टर कॉमन थे। उसके कैरेक्टर में आपने देखा कि गिल स्लिट और टेल पाई जाती थी। क्या पाई जाती थी? उन डायग्राम में देखा गिल स्लिट और टेल पाई जाती थी। तो ये गिल स्लिट आप और हम लोगों के एम्ब्रियो में भी आज गर्दन में जो फेरिंजियल गिल स्लिट है वो पाए जाते हैं एम्ब्रियो लेवल पर। मैं अभी नहीं कह रहा हूं, अभी आप देख रहे हो एम्ब्रियो लेवल पर मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? गिल स्लिट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गिल स्लिट। तो ये गिल स्लिट मुख्य रूप से क्या शो करते हैं कि यानी कि ये फिशिस के कैरेक्टर हैं। ये क्या फिशिस के कैरेक्टर हैं? तो मुख्य रूप से ये शो करते हैं कि निश्चित तौर पर मुख्य रूप से कहीं ना कहीं हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है या इवोल्यूशन हुआ है, हमारे जो एंसिस्टर हैं, स्टार्टिंग एंसिस्टर वो कौन से हैं? फिश लाइक एनिमल हैं। क्या है? फिश लाइक एनिमल होते हैं। तो ये चीज तो देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक एक एग्जांपल करके बताने जा रहा हूं आपको। देखिए, जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये एक फर्स्ट पॉइंट एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूं, ऑल वर्टिब्रेट्स कॉमन एंसिस्टर। क्या? सभी वर्टिब्रेट्स के कॉमन, ये चलना कम हो गई भाई, कॉमन एंसिस्टर होते हैं। ये आपने मुख्य रूप से डायग्राम के माध्यम से देख लिया था कि ये आपने डायग्राम के माध्यम से देख लिया था कि उसमें मुख्य रूप से गिल स्लिट, क्या उसमें सभी में मुख्य रूप से क्या पाए जाते थे? गिल स्लिट पाए जाते थे। ये अभी आपने डायग्राम के माध्यम से देखा था। तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से क्या होगा कि सभी के वर्टिब्रेट्स के सभी के मुख्य रूप से कॉमन कैरेक्टर होगा। तो ये चीज मुख्य रूप से। दूसरे में क्या बताना चाहते हैं? दूसरे एग्जांपल के माध्यम से आप क्या देना चाहते हैं? सिमिलैरिटी इन अर्ली
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये क्या हुआ? सिमिलरिटी इन अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यदि आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट लाइन थी उससे ऊपर की बात लाइन मैंने आपके सामने प्रस्तुत नहीं की थी। तो यदि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज को देखें तो वह स्टेज सभी एनिमल्स में पाई जाती हैं। वह स्टेज मुख्य रूप से सभी मेटाजोन्स एनिमल में मुख्य रूप से पाई जाती, सभी वर्टिब्रेट्स में मुख्य रूप से वो स्टेज देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि जब एक एग और जब एक स्पर्म, जब एक मुख्य रूप से ये एग है, यहां मैं लिख दूंगा अभी, और ये स्पर्म है, जब ये दोनों फ्यूज होते हैं तो फ्यूज के फलस्वरूप मुख्य रूप से एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनती है, जिस स्ट्रक्चर को जायगोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? जायगोट कहा जाता है। तो देख लीजिए, मैंने कहा था ना कि अभी मैं यहां बता दूंगा। तो ये क्या है? आपका स्पर्म है, और ये आपका क्या है? ओवा। क्या है? ओवा है, या एग कह सकते हो, कुछ भी। तो जब ये दोनों फ्यूज हुए यानी फर्टिलाइज हुए, तो जिसके फलस्वरूप जायगोट बना। तो ये जायगोट बनना प्रत्येक एनिमल की एक आवश्यकता है। प्रत्येक एनिमल के स्टार्टिंग फेज जो होती है बनने की, वह सबसे पहली अवस्था मुख्य रूप से क्या होती? जायगोट ही होती है, जो सभी एनिमल्स में पाई जाती है, सभी एनिमल्स में पाई जाती है, पहली चीज। यदि अब इसका दूसरा मुख्य रूप से देखें तो ये जो है, इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा। इसमें कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन, तो माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप मुख्य रूप से कुछ सेल्स डेवलप होती हैं, ये इस प्रकार से, जिस फेज को मुख्य रूप से क्या नाम दिया गया? मोरूला। मुलबेरी से मुख्य रूप से उत्पन्न हुआ था। ये आप डेवलपमेंट प्रोडक्टिव वाली वीडियो को देख लेना। तो मोरूला, तो ये जो फेज है, ये जो स्टेज है, यह स्टेज भी मुख्य रूप से प्रत्येक वर्टिब्रेट्स यानी प्रत्येक मेटाजोन्स में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो यह भी शो करता है। फिर बताया जाता है मोरूला के बाद इनमें मुख्य रूप से क्या होता है? इन सेल्स मुख्य रूप से अरेंजमेंट होता है, इन सेल्स का अरेंजमेंट होता है, जिसके फलस्वरूप मुख्य रूप से इस प्रकार से ये व्यवस्थित हो जाती हैं दो लेयर में। बाहरी जो लेयर होती है ओसीएम कहलाती है, आउटर सेल मास, और जो इनर लेयर होती है आईसीएम, इनर सेल मास कहलाती है। ये आपने पहले पढ़ा होगा। मैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं मुख्य रूप से यहां सिर्फ आपको एविडेंस प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। तो ये जो स्टेज होती है, इस स्टेज को ब्लास्टुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? ब्लास्टुला कहा जाता है। क्लियर? अब इस स्टेज के बाद मुख्य रूप से जो लास्ट स्टेज आती है, इसमें मुख्य रूप से ये जो बाई लेयर स्ट्रक्चर बनी थी, जिसको ब्लास्टुला कहते हैं, अब ये ट्रिपल लेयर में मुख्य रूप से डेवलप हो जाती है। तो जो आउटर लेयर होती है, एक मिडिल लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है, तो 3 लेयर डेवलप होती है। जो आउटर लेयर होती है, इसको मुख्य रूप से एक्टोडर्म कहा जाता है, और जो इनर लेयर होती है, जिसको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? मीजोडर्म। क्या कहते हैं बच्चों? मीजोडर्म कहा जाता है। ये पूरा पीछे हमें, और जो इनर लेयर होती है जिसको एंडोडर्म कहा जाता है। तो इन तीनों ही लेयर से मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के ऑर्गन डेवलप होते हैं। इन तीनों ही लेयर से विभिन्न प्रकार के ऑर्गन डेवलप होते हैं। तो स्वाभाविक है कि आप यहां से आप मुख्य रूप से देखेंगे सीधे सीधे इस स्टेज से ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ स्टेज, ये चारों की चारों स्टेज मुख्य रूप से प्रत्येक एनिमल के जीवन काल में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। प्रत्येक एनिमल के जीवन काल में पाई जाती है, यानी कि शुरुआती अवस्था में मुख्य रूप से पाई जाती है। उसके बाद मुख्य रूप से मैंने आपको इस अवस्था के बाद मैंने आपको डायग्राम दिखाया था। क्या इस अवस्था के बाद ध्यान है? क्या डायग्राम पीछे दिखाया था? तो ये मुख्य रूप से अवस्थाएं सभी एनिमल्स में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो क्या कहा जा सकता है? सिमिलरिटी इन अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सिमिलरिटी इन अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो यह भी मुख्य रूप से शो करता है कि जो इवोल्यूशन हुआ है वह मुख्य रूप से पूर्वजों से लेकर आज तक एक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस फॉर्म में मुख्य रूप से होता चला गया है। तो एक चीज ये।
फिर देखते हैं कि कॉमन लार्वा ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। तो कॉमन लार्वा कौन सा बताया जाए। देखिए थर्ड पॉइंट क्या आता है, कॉमन लार्वा ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। देखिए कॉमन लार्वा ऑफ इनवर्टिब्रेट्स की यहाँ क्या चर्चा की जाती है। तो आपने मतलब एक इसका लार्वा सुना होगा, ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा, ये ट्रोकोफोर जो लार्वा है वह मुख्य रूप से एनिलिडा और मोलस्का की अर्ली स्टेज में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इनके ये लार्वा होते हैं। ट्रोकोफोर लार्वा किसका होता है, एनिलिडा में भी होता है और मोलस्का में होता है। तो क्या सिद्ध करता है कि स्वाभाविक है जो मोलस्का जो फाइलम है वह मुख्य रूप से किससे इवोल्यूट हुआ होगा, एनिलिडा से, क्योंकि मुख्य रूप से उस ट्रोकोफोर लार्वा में ऐसे कैरेक्टर पाए जाते हैं जो मुख्य रूप से इनको शो करता है। तो यह भी मुख्य रूप से बताया जा सकता है। फिर फोर्थ जो पॉइंट आता है, क्या फोर्थ पॉइंट को देखिए, मिटा लीजिए। फोर्थ पॉइंट के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, फिर चर्चा करते हैं। मिटा लो, ले लिया, चलिए। देखिए तो क्या बताया जाता है कि सीधे सीधे मुख्य रूप से फोर्थ एग्जाम्पल के द्वारा कि आप लोगों ने मतलब एक क्लास है, क्लास मुख्य रूप से साइक्लोस्टोमेटा। क्या साइक्लोस्टोमेटा एक क्लास है, उसका मुख्य रूप से एक एमोसीट लार्वा आता है। यह एमोसीट लार्वा मुख्य रूप से ब्रैंकियोस्टोमा से रिलेटेड होता है। ब्रैंकियोस्टोमा जैसे ही कैरेक्टर को शो करता है। तो यानी कि क्या सिद्ध हुआ कि ब्रैंकियोस्टोमा, या ये कहा जाए कि ये जो आपका क्या बताया रहा था, एमोसीट जो लार्वा है वो एमोसीट लार्वा रिसेम्बलेंट ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा, यानी कि ब्रैंकियोस्टोमा से ही मुख्य रूप से किसका डेवलपमेंट हुआ होगा, सीधे सीधे एमोसीट का। तो देखिए किस प्रकार से बता सकते हैं। फाइलम कॉर्डेटा सभी ने सुना होगा, और नहीं सुना है तो अब बेटा बहुत स्थिति खराब है कि समय आ चुका है, बहुत निकल चुका है। तो कॉर्डेटा, तो कॉर्डेटा में मुख्य रूप से कौन कौन से सब फाइलम होते हैं। देखिए तो जो पहले नंबर पर मुख्य रूप से है यूरोकॉर्डेटा, दूसरे नंबर पर मुख्य रूप से जाता है वह सेफेलोकॉर्डेटा, और तीसरे नंबर पर जो मुख्य रूप से आता है वह है वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आता है। तो स्वाभाविक है कि क्या कहने का मतलब है मेरा यहां कि वर्टिब्रेट्स में एक क्लास बताया था, वह क्लास क्या कहलाता है, साइक्लोस्टोमेटा। ये क्लास है, ये विशेष ध्यान रखना। और इसका जो लार्वा है वह लार्वा क्या है, एमोसीट लार्वा। इधर मुख्य रूप से आ जाए सेफेलोकॉर्डेटा का ब्रैंकियोस्टोमा, ये रिसेम्बलेंट करता है इसको। तो ये कंडीशन मुख्य रूप से आपकी क्या होती है, यह भी शो करती है कि जो इवोल्यूशन हुआ है, वह सीक्वेंसली मुख्य रूप से सरल से जटिल की ओर होता है। एक ये। फिर पांचवें नंबर पर मुख्य रूप से कुछ एग्जांपल मैं और देना चाहूंगा। टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर। टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर अभी जैसे कि मैंने बताया था गिल स्लिट, क्या गिल स्लिट एंड टेल, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो आप और हम लोगों की जो डायग्राम देखे थे वो सभी में पाए जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से धीरे धीरे आप और हम लोगों का जैसे डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, तो उस दौरान मुख्य रूप से आफ्टर बर्थ या बिफोर बर्थ ही मुख्य रूप से गिल स्लिट और टेल समाप्त हो जाती है। तो उसके बाद जब जन्म होता है तो आपको ना तो गिल स्लिट नजर आते हैं और ना ही टेल्स नजर आती है। तो ये मुख्य रूप से कैसे है, ये टेम्परेरी कैरेक्टर है। ये टेम्परेरी कैरेक्टर है कि यानी कि अपने अर्ली स्टेज के एम्ब्रियो में पाए जाते थे और जो मुख्य रूप से उनके एम्ब्रियो में भी देखने को मिलते हैं। तो ये मुख्य रूप से क्या शो करता है कि यानी निश्चित तौर पर ही
अपना जो इवोल्यूशन हुआ है वह इवोल्यूशन मुख्य रूप से फिश लाइक एनिमल से हुआ है। तो एक ये मुख्य रूप से। दूसरा मैं आपको मतलब है ये तो टेम्परेरी द्वारा बताया गया था, टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर कौन कौन सी थी? गिल स्लिट और टेल, ठीक है। फिर छठवें नंबर पे मैं बताना चाहता हूं, आपने वर्ड्स देखी होंगी, वर्ड्स में बीक पाई जाती है, चोंच, लेकिन टीथ क्या रहते हैं? एब्सेंट होते हैं। टीथ कैसे होते हैं? एब्सेंट होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से इनके यदि अर्ली स्टेज में देखोगे, अर्ली स्टेज में देखोगे एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो मुख्य रूप से टीथ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। यानी कि क्या मतलब हुआ कि निश्चित तौर पर वर्ड्स का इवोल्यूशन जो हुआ होगा, वह वर्ड्स का इवोल्यूशन जो हुआ होगा वो उनके मुख्य रूप से जॉ में यानी कि बीक्स में मुख्य रूप से टीथ पाए जाते होंगे। इससे ये सिद्ध होता है कि निश्चित तौर पर मुख्य रूप से कहीं ना कहीं रेप्टाइल जैसे एनिमल से इस वर्ड्स का ओरिजिन हो रहा है। तो ये भी शो करता है। गिल स्लिट तो सभी में पाए जाते हैं और टेल पाए जाते हैं, वो तो सभी में होते हैं। फिर आते हैं आपका जो नेक्स्ट मैं बताना चाह रहा हूं सातवां, आपने व्हेल तो सभी ने सुना होगा। व्हेल तो ये लोग फिश जानते हैं, लेकिन ये है क्या? मैमल्स। क्या? मैमल्स। और मैमल्स के तीन कैरेक्टर क्या है? बॉडी हेयर, ईयर पिन्ना, क्या बॉडी हेयर और ईयर पिन्ना और मेमोरी ग्लैंड। तो इसमें जो बॉडी हेयर होते हैं वो बॉडी हेयर मुख्य रूप से एब्सेंट होते हैं, जबकि मेन कैरेक्टर है मैमल्स का। जब बॉडी हेयर एब्सेंट है तो यानी कि यहां कहीं शक होता है कि ये व्हेल जो है वो मैमल्स नहीं है। लेकिन इसको मैमल्स में क्यों रखा गया? यदि इनके अपन अर्ली स्टेज को देखते हैं, क्या इनके एम्ब्रियो को देखते हैं, तो इसके एम्ब्रियो में, किसके? व्हेल के एम्ब्रियो में हेयर पाए जाते हैं। तो इन विभिन्न एग्जाम्पल के माध्यम से मेरे द्वारा आपके सामने यह प्रस्तुत किया गया कि निश्चित तौर पर एम्ब्रियो भी एक बहुत तगड़े साक्ष्य विकास के लिए प्रस्तुत करते हैं। तो इसके ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। ओके, बाय।